फ्रेंड आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इसके पहले हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के पूरे वीडियो जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको अपलोड कर दिया है। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है तो इसका कहाँ हो जाएगा दोस्तों, कोच्चि केरल में। भाई जो वास्को डी गामा 1498 में आया था, कब आया था ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कब आया था, 1498 में आया था। इसका जो मकबरा है वो कहाँ पे है दोस्तों, कोच्चि केरल में है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के कोच्चि केरल में स्थित है। यह पुर्तगाल का नाविक था। ये कहाँ का था दोस्तों, ये भी पूछता है, पुर्तगाल का नाविक था जिसने 20 मई 1498 ईस्वी में, कब आया था दोस्तों, 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक, तो भारत और यूरोप के बीच जो समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने किया था। और ये कहाँ पहुँचा था दोस्तों, कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो कब किया था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो कब किया था दोस्तों, ये 1612 ईस्वी में किया था। कब किया था दोस्तों, 1612 ईस्वी में किया था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में हुआ था। इस युद्ध में पुर्तगाली सेना पराजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो अभी बताएं दोस्तों कब किया था, इसने 1498 में किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। तो कब किया था दोस्तों, इसने किसने किया था आपको बताना है। तो किसने किया था दोस्तों, ये इनका नाम था मार्तंड वर्मा। इनका क्या नाम था दोस्तों, मार्तंड वर्मा था। ठीक है, आइए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अनियम तिरुनाल मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के राजा, उन्होंने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया। इन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी देशों की तर्ज पर प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित कर शक्तिशाली और आधुनिक बनाया था। ये अपने राज्य में सामंती प्रभाव को ख़त्म करना चाहते थे। चलिए अब देखिए 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। देखिए इसमें से आधुनिक भारत से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लौर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो बताना है कि जो बेल्लौर विद्रोह किस समय हुआ था। तो दोस्तों जो बेल्लौर का विद्रोह है कब हुआ था, 1806 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों, 1806 ईस्वी में। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बेल्लौर विद्रोह 10 जुलाई 1806 ईस्वी को मद्रास राज्य के बेल्लौर शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों का बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। इस विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने बेल्लौर किले पर कब्जा कर लिया था। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए। तो किस वर्ष किए थे दोस्तों, 1809 में। कब किए थे, 1809 ईस्वी में। यहाँ इसके बारे में लिखा है, पढ़ सकते हैं आप यहाँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी, यही क्वेश्चन आपको पूछा है। तो दोस्तों 26 लाख, कितना, 26 लाख प्रतिवर्ष
ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल को देगा। ठीक है, अब देखिए बक्सर का युद्ध आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बक्सर का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को संयुक्त सेना के मध्य हुआ। इस युद्ध में सेनापति हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज विजयी हुए। ये भी पूछता है किसके अंग्रेज का नेतृत्व कौन किया था दोस्तों, इसमें हेक्टर मुनरो किया था। ठीक है, किसमें किया था दोस्तों, बक्सर वाले में, और प्लासी में क्लाइव ने किया था। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद के प्रथम संधि के तहत अंग्रेज प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने के लिए सहमत हुए। ध्यान रखिएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। इसमें अवध का जो नवाब था वो सुजाउद्दौला था। अब प्लासी में पढ़ेंगे वहाँ सिराजुद्दौला होता है। ठीक है, और इसमें हेक्टर अंग्रेज का नेतृत्व कौन किया था, हेक्टर मुनरो। और जब प्लासी पढ़ेंगे तो उसमें क्लाइव ने किया था। ध्यान रखिएगा, आगे आएगा हो सकता है अभी। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, बताना है कि इसमें कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। तो दोस्तों पुर्तगाली उपनिवेश कौन नहीं था आपको यही बताना है। तो इसमें ये जो है मछलीपट्टनम, ठीक है, मछलीपट्टनम पुर्तगाली का उपनिवेश नहीं था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, यह डचों का उपनिवेश था। अन्य सभी पुर्तगाली उपनिवेश हैं। अन्य पुर्तगाली उपनिवेश दीव है, दमन है, बेसिन, बॉम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, कोलंबा, गैले, सतारा, ट्रिंकमिल, नागपट्टनम आदि था। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था, तो काजू का सर्वप्रथम परिचय किसने कराया था दोस्तों, ये पुर्तगाली थे। ठीक है, काजू का परिचय किसने करवाया था, ये पुर्तगालियों ने करवाया था। ठीक है, तो 9 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए भारतीय कृषि में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है। भारत में तंबाकू, ध्यान रखिएगा, तंबाकू का, मूंगफली का, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल, शरीफा इत्यादि पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, एक तो तंबाकू और एक काजू, दो तो बहुत पूछता है। तंबाकू और काजू का परिचय किसने करवाया था, पुर्तगालियों ने करवाया था। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग तथा जहाज निर्माण का उद्योग पुर्तगालियों के ही देन है। ये भी क्वेश्चन पूछता है आपको प्रिंटिंग प्रेस का। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस को पहली बार किसने प्रयोग किया था दोस्तों, ये पुर्तगालियों की देन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था। कह रहा है कि पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया। तो किस वर्ष में शुरू किया था दोस्तों, 1616 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों, 1616 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। आपको बताना बक्सर के युद्ध के बाद, दोस्तों अभी ऊपर पढ़े हैं, बक्सर के युद्ध के बाद किसने सौंप दिया था दोस्तों, अवध के नवाब। ठीक है, जो अवध के नवाब हैं इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था। बक्सर के युद्ध के बारे में अभी ऊपर आप पढ़े हैं, तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही चीज़ें देखिए, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मीर कासिम के नेतृत्व वाली सेना पराजित हुई। इस युद्ध में मीर कासिम युद्ध भूमि में भाग गया, और जबकि सुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि की। तो एक क्वेश्चन इसमें बन जाएगा कि इलाहाबाद की जो प्रथम संधि कब हुई थी, 1765, बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी, जिसकी शर्तें इस प्रकार थी। जो शर्तें थी किस प्रकार थी दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। इसमें था कि अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा के जिले लेकर मुगल सम्राट को दे दिए जाएंगे। उसके बाद था कंपनी 26 लाख वार्षिक पेंशन
मुगल सम्राट को देगी। तीसरा था मुगल सम्राट बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। वास्को डी गामा, अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? तो कब उतरा था दोस्तों? 1498। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। 12 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ से शुरू हो जाएगा दोस्तों मराठा साम्राज्य। ठीक है, तो इसमें है निम्नलिखित में किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? तो ये भी क्वेश्चन याद है आपको, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि छापामार जिसे हम लोग गुरिल्ला नीति बोलते हैं, ठीक है, किस सेना की ताकत थी? तो दोस्तों ये मराठा की थी। किसकी थी दोस्तों? ये मराठा की, यानी शिवाजी की थी। ठीक है, मराठा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? मराठा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? मराठा हो जाएगा। देखिए ऊपर 80 पे 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें थोड़ा सा पढ़िए। छापामार या गुरिल्ला रणनीति मुख्यतः मराठा शासकों की रणनीति थी। इस रणनीति को शिवाजी ने लोकप्रिय बनाया था। शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध इस पद्धति का काफ़ी प्रयोग किया था। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? तो आपको बताना है कि जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद है किसके दरबार में पाई गई थी? तो किसके दरबार में पाई गई थी दोस्तों? आपको यही चीज़ बताना है। तो बताइए किसके दरबार में पाई गई थी? शिवाजी। ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ 2 टर्म आता है, एक अष्टप्रधान होता है, एक अष्टदिग्गज होता है। ठीक है, तो जो कृष्णदेव राय है, ठीक है, ये क्या है, इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। ध्यान रखिएगा, ये बात आपको नोट कर लेना है। अगर पूछेगा अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे तो कृष्णदेव राय हो जाएगा, लेकिन अष्टप्रधान क्या हो जाएगा? प्रधान शिवाजी हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो प्रधान थे वो क्या थे? शिवाजी थे। शिवाजी क्या थे? प्रधान थे। और जो कृष्णदेव राय थे क्या थे? दिग्गज थे। ऐसे इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अष्टप्रधान किसके दरबार में थे दोस्तों? शिवाजी के दरबार में थे। ठीक है, आप यहाँ इनके बारे में दिया है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? तो शिवाजी के। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ठीक है, संत शिवाजी के समकालीन थे। तो कौन से संत थे भाई? आपको बताना है। तो इनका नाम था तुकाराम। तुकाराम थे वो। तुकाराम जो संत थे शिवाजी के क्या थे? समकालीन थे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दिया है कि एक है शंकराचार्य, इस संपूर्ण भारत इनका कार्य क्षेत्र था। ये अद्वैतवाद, देखिए ये वाला बहुत पूछता है, अद्वैतवाद को क्या होता है? शंकराचार्य होता है चैतन्य, इनका कार्य क्षेत्र बंगाल में था, ये वैष्णव मत के थे। तुकाराम महाराष्ट्र का था, ये वारकरी मत है। ठीक है, नामदेव है, ये भी महाराष्ट्र के हैं, ये निर्गुण मत है। ठीक है इनका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों, ध्यान रखिएगा, मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ है? ठीक है, किसके बीच? मुगल और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों औरंगजेब के बीच। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल और मराठों के बीच द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कि 1657 ईस्वी में मराठा शासक शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब का पहली बार मुकाबला हुआ, जब अहमदनगर तथा चुन्नार पर उन्होंने आक्रमण किया। इस संघर्ष में शिवाजी को पीछे हटना पड़ा। 16 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा सौराष्ट्र, मैसूर, बंगाल, पंजाब, अवध। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? जो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी की निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था आपको बताना है। तो किसके साथ हुआ था दोस्तों? उनका नाम था गंगाधर राव। कहाँ हुआ था दोस्तों? झांसी में हुआ था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का शादी हुआ था, उनका क्या नाम था? गंगाधर राव। अगर पूछ ले रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी दोस्तों? ये बनारस की थी। ठीक है, या वाराणसी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? बनारस या वाराणसी में हुआ था। ठीक है, देखिए इसमें है कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 14 वर्ष की आयु में 1842 ईस्वी में 40 वर्ष के गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था। 14 वर्ष की आयु में 40 वर्ष के गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था, जो झांसी के तत्कालीन महाराज थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी अब वाराणसी के में एक मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो बहुत लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे मार के चले आते हैं ये वाला झांसी। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना इनका जन्म काशी में हुआ था, शादी झांसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? बताना है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से
पराजित हुआ था। तो किस युद्ध में पराजित हुआ था दोस्तों? प्लासी के युद्ध में। ठीक है, सिराज, देखिए दो टर्म आते हैं कि यहाँ पर सिराजुद्दौला है, वहाँ पर शुजाउद्दौला है। जो बक्सर में आता है, बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला क्या है? प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। यहाँ पर क्लाइव ने नेतृत्व किया था। ठीक है, सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। इनका प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। संबंधित राजा कौन था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में हुआ था। बक्सर के युद्ध, इसमें एक तरफ से 3 लोग लड़े थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय एक साथ के त्रिगुट बनाए थे। और उसके अपोजिट कौन लड़ा था? अंग्रेज लड़े थे। इसमें भी अंग्रेज विजयी हुए थे और इस वाले में भी अंग्रेज विजयी हुए थे। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था और इन तीनों युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। इसमें भी अंग्रेज जीते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है? तो श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है? तो दोस्तों किससे दूर है? आपको यही क्वेश्चन में पूछा है। तो ये मैसूर, मैसूर कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में शहीद हो गया। टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्र श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। यह मैसूर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर के रूप में जाना जाता है। अगला है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो दोस्तों टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था दोस्तों? मैसूर का शासक था। यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन ही पूछता है कि टीपू सुल्तान फतेह अली टीपू हैदर अली का पुत्र तथा मैसूर का शासक था। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना, जो अपने पिता के भांति योग्य तथा पराक्रमी था। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंगल, ये क्वेश्चन पूछता है, टीपू की मृत्यु किस आंगल युद्ध में हुआ था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, मृत्यु चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था टीपू सुल्तान की मृत्यु। ठीक है, 20 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? ठीक है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? तो किसने की थी दोस्तों? आपको यही क्वेश्चन पूछा है, तो किसने की थी आपको बताना है। ये इनका नाम है टीपू सुल्तान। ठीक है, किसने सहायता की थी दोस्तों? टीपू सुल्तान ने की थी। ठीक है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, वह जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछता है, टीपू सुल्तान ने लगाया था। अगला है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था दोस्तों? किसे पराजित किया था? ये टीपू सुल्तान को किया था। ठीक है, किसको किया था दोस्तों? टीपू सुल्तान को किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों से टीपू सुल्तान पराजित हुए। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई। इस संधि में टीपू सुल्तान अंग्रेजों को अपने राज का आधा भू क्षेत्र तथा उनके साथी मराठा और निजाम को भी कुछ भाग देने पड़े। अंग्रेजों ने इस युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप 3 करोड़ की मांग की। तुरंत धनराशि न दे पाने के कारण अंग्रेजों ने कौन? कार्नवालिस, ठीक है, इनके 2 पुत्रों को बंधक बनाया। 1799 ईस्वी के आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध में शहीद हो गया और वाडियार वंश के 1 या 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को राजा बनाया गया और उस पर बेल्जली ने सहायक संधि थोप दी। ठीक है, लॉर्ड बेल्जली ने सहायक संधि थोप दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछता है कि अवध का प्रथम नवाब कौन था और अंतिम नवाब कौन था। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्रथम नवाब कौन था दोस्तों? आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें प्रथम नवाब कौन सा हो जाएगा? सआदत खां। ठीक है, सआदत खां। ठीक है, अगर पूछे प्रथम नवाब कौन था? सआदत खां था।
आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम नवाब सआदत अली खान था और अंतिम नवाब वाजिद अली था। अंतिम कौन हो जाएगा? वाजिद अली हो जाएगा और पहला क्या हो जाएगा? सआदत अली खान हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? देखिए सिराजुद्दौला को कब हराया था? प्लासी की लड़ाई में हराया था। ठीक है, तो कब हो जाएगा? 1757 में प्लासी की लड़ाई में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसमें पहला हो जाएगा। इसके बारे में आप पढ़ ली हैं पहले ही। ठीक है, और अब और पढ़ना है तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1757 में हुआ था। बक्सर का 1764। नंबर 26, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और के बीच हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी दोस्तों? ये सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। 26 का क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अंग्रेजों की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियाँ। ठीक है, इसमें कौन कौन सी इन्होंने नीतियाँ अपनाई थी? देखिए इसमें क्वेश्चन है दोस्तों कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश शासन के लिए अवध को कब्जे में लिया था। कह रहा है डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। तो अवध को कब्जे में किस तरह से लिया था यही आपको बताना है। तो ये राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से लिया था। राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से लिया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डलहौजी ने कहा कि जो अवध है, ठीक है, इसमें क्या है? जो राज्य है इसमें अव्यवस्था है। ठीक है, इसीलिए वो अपने में मिला ले रहा है। अब देखिए इसके बारे में और कि लॉर्ड डलहौजी ने जिस कार्य के लिए चर्चित रहा हुआ है उसकी हड़प नीति थी। क्या थी उसकी? हड़प नीति थी। 1856 ईस्वी में अवध का विलय जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर, ये लाइन ध्यान रखिएगा, किस आधार पर किया था? कुशासन का आरोप लगाकर लिया था। ठीक है, उस वक्त अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह, यानी ये नवाब अंतिम थे। ठीक है, डलहौजी ने 1849 में पंजाब का विलय किया था। तो अगर पूछेगा, ठीक है, किसके कारण लिया था? कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया था। और ये पूछेगा हड़प नीति के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो डलहौजी था। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? भाई ब्रिटिश हैं तो किसके दिखाएंगे? अंग्रेजी की तो दिखाएंगे, और हिंदी थोड़ी ना कहेंगे पढ़ने के लिए। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था, कौन था? रेलवे था। कौन था दोस्तों? रेलवे था। यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन बनेगा कि दिए गए विकल्पों में से रेलवे को अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। भारत में रेलवे सर्वप्रथम, ये ध्यान रखिएगा, पूछता है कि भारत में सबसे पहले रेल कब चला था? तो 16 अप्रैल 1853 में चला था। 16 अप्रैल 1853 में चला था। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और कहाँ से कहाँ तक चला था दोस्तों? ये बम्बई से थाड़े कितने दूरी चला था? 34 किलोमीटर। बम्बई से थाड़े 34 किलोमीटर दूरी चला था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 29 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 में देख लीजिए दोस्तों, पूछा है कि अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। आपको बताना कि अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया गया था आपको बताना है। तो कहाँ पे शुरू किया गया था? बंगाल और बिहार में। ठीक है, कब कहाँ किया गया था? बंगाल और बिहार में शुरू किया गया था। ठीक है, यहाँ से जरूर देखिए अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था, कहाँ शुरू किया था, दोनों क्वेश्चन पूछता है। अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल और बिहार में शुरू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, ये पूछेगा अस्थायी व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू हुआ था दोस्तों? तो इनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793। कब? 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। इस व्यवस्था के तहत लगान को 10/11 भाग सरकार का तथा 1/11 भाग जमींदार को निश्चित किया गया था। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग में विस्तृत था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ठीक है, हड़प नीति तो कौन था दोस्तों? ये लॉर्ड डलहौजी था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। इसके बारे में अभी ऊपर पढ़ लिए हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। क्या है बनता है, देखिए कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक था। ठीक है,
डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए राज हड़प नीति अथवा व्यापक गत का सिद्धांत अपनाया था। ध्यान रखिएगा, इसे राज हड़प की नीति कहते हैं या व्यापक गत का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, जिसके तहत सतारा प्रथम, ये भी पूछता है कि सबसे पहले राज हड़प नीति के तहत डलहौजी ने किसको कब्जे में लिया था, तो सतारा। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, सतारा प्रथम राज, उसके बाद जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर अथवा एवं अवध का विलय किया। डलहौजी के समय में ही प्रथम रेल मुंबई से 1853 में चलाई गई थी। तो यहाँ से देखिए, राज हड़प नीति या व्यापक का सिद्धांत किसने लागू किया था, डलहौजी ने लागू किया था। और सबसे पहले कहाँ पे किया था दोस्तों, किस राज्य को कब्जे में लिया था, सतारा, जो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्लो मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए मार्लो मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये कब आया था दोस्तों, 1909 में आया था। ठीक है, कब आया था दोस्तों, 1909 में आया था। देखिए, एक 1909 मार्लो मिंटो सुधार है, एक 1919 है। ठीक है, ये दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। अब इसके भी बारे में पढ़ेंगे। 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और सराय के नामों पर मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, इस एक्ट के तहत केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों का आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई तथा मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। तो एक क्वेश्चन पूछता है मुस्लिमों के, ठीक है, पृथक निर्वाचन का जो है प्रयोग कब किया गया था, 1909 में किया गया था। ठीक है, यह किस एक्ट के तहत किया गया था, तो 1909 एक्ट के तहत किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ गई, जो कालांतर में भारत के विभाजन का आधार बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 के बाद 33 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी आपको बताना है। तो कब की थी दोस्तों, 1773 में। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, तो दोस्तों 1773 में की थी। यहाँ से देखिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल के आता है वो भी हम आपको बता देते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता में, ठीक है, देखिए एक्ट कौन था, 1773 था, लेकिन स्थापना कब हुआ था, 1774 में। ठीक है, को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यहाँ एक मुख्य और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। ध्यान रखिएगा, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश। ये भी पूछता है कि जब सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी उसमें न्यायाधीश कितने थे, तो एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, की व्यवस्था की गई, जो अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे। इसका कार्य क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा था। सर एलिजा एमपी इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे और इसमें जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था, एलिजा एमपी। ध्यान रखिएगा, इनका क्या नाम था, एलिजा एमपी नाम था। मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम एलिजा एमपी था और जो 3 बचते हैं उनका नाम है चैम्बर्स था, लिमिस्टर और हाइट था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बस आपको एलिजा एमपी ध्यान रहेगा तब अभी आपका काम चल जाएगा। 33 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है। देखिए दोस्तों, आपको जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपसे एक फिर से रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छे लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिएगा। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई थी, तो पढ़ें दोस्तों 1853 में चलाई गई थी। तो 1836 और 1851 कट जाएगा तो बचेगा 1853। कहाँ से चलाई गई थी, मुंबई और थाड़े के बीच, मुंबई और थाड़े के बीच। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसके शासनकाल में चली थी दोस्तों, डलहौजी के कारण। ठीक है, और इसके साथ यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछ ले पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग ये कहाँ से चला था, मुंबई बीटी से कुर्ला हार्बर के मध्य चलाया गया था। देखिए पहला रेलगाड़ी तो 1853 में मुंबई से थाड़े चला था, लेकिन पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग पूछ लेगा तो मुंबई बीटी से कुर्ला हार्बर के मध्य चलाया गया था।
कह रहा अगला है भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों किस वर्ष में हुई थी आपको बताना है। तो दोस्तों किस वर्ष में हुई थी 1872 में। कब हुई थी दोस्तों, पहली जनगणना 1872 में हुई थी और नियमित जनगणना शुरू 1881 में हुई थी। ठीक, ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू है। पहली जनगणना कब हुआ था 1872 लॉर्ड मेयो के काल में। यहाँ इसके बारे में दिया होगा दोस्तों, देख लीजिए। देखिए कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। अब भारत में जो नियमित जनगणना है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। और 2011 की जो जनगणना है भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था। तो दोस्तों किसने किया था 1866 में आपको बताना। तो किसने किया था दोस्तों, इनका नाम था दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इनका क्या नाम था, दादा भाई नौरोजी था। देखिए इनसे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछता है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वायुविद्युत पुरुष कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछता है वायुविद्युत पुरुष किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। वह 1892 से लेकर 1895 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। ठीक है, दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो दूसरा प्रांत कौन था जिसने, ये था मैसूर था। ठीक है, जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। ये भी यहाँ से देख लीजिए, जैसे हड़प नीति होती है वैसे सहायक संधि वाला भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसके प्रवर्तक कौन थे, लॉर्ड वेल्लेस्ली थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। ये आपको ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो ये था भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। कौन था, राज्य नहीं दोस्तों, गलती से निकल गया है मुझसे कि प्रथम भारतीय शासक कौन था, हैदराबाद का निजाम था। और निजाम ने सन 1798 में लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। मैसूर दूसरा राज्य था। ध्यान रखिए दूसरा राज्य इसमें पूछा है कि दूसरा राज्य कौन था, ये मैसूर था, जिसने 1799 संधि पर हस्ताक्षर किए। जबकि 1801 में वेल्लेस्ली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। सहायक संधि किसी भी राज्य की संप्रभुता को छीनने वाला दस्तावेज था। और ये भी क्वेश्चन पूछता है सहायक संधि को स्टार्ट करने वाला कौन था दोस्तों, लॉर्ड वेल्लेस्ली थे। ठीक है, तो ये था 37। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं था। तो जमींदारी भी था जिसको अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, मालवाड़ी भी था, रैयतवाड़ी भी था, लेकिन दस्तक नहीं था। ये तीनों दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त, मालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम थी उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। ये सब यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर है कि जमींदारी पद्धति था, एक रैयतवादी पद्धति था, मालवाड़ी था। अब इसके कौन कौन लागू किया था, किस किस राज्य में, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब वो आएगा तो बता देंगे, इसमें कुछ नहीं था दोस्तों इंपॉर्टेंट। ये अगला क्वेश्चन है बम्बई, जिसमें हम लोग बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल थाड़े तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी। ठीक है, मुंबई से थाड़े तक। तो इसका तो दोस्तों आप लोग को आंसर पता ही होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों आपको बताना है। तो कब चला था दोस्तों, 1853 में। ये तो आप पढ़ चुके हैं ना, मुंबई से थाड़े तक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम
ये कब आया था दोस्तों, सन भी याद कर लीजिए, ये 1929 में। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस नाम से भी जाना जाता है? इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसको शारदा अधिनियम, ठीक है, इसको किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है? शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। देखिए, शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल, ध्यान रखिएगा, कितना साल? 14 साल, और लड़कों की उम्र 18 साल तय की गई। इसके बाद में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। 1929 में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून प्रभाव में आया। इन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम कहा जाता है। और किस सन में आया था दोस्तों? 1929 में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो किस स्थान पे था दोस्तों? ये बॉम्बे में था, ठीक है, जिसको हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं। भारत में पहला डाकघर 1764 में बॉम्बे और मुंबई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। अक्टूबर 1854 को पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था। 41 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, 42 में क्वेश्चन दिया है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम XV, ठीक है, 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड इतनी द्वारा पारित किया गया था। तो किसके द्वारा पारित किया गया था आपको बताना है। तो किसने पारित किया था दोस्तों? कैनिंग ने, ठीक है, किसने किया था दोस्तों? कैनिंग ने। अगर दोस्तों आप भूलें तो इसको ध्यान रखिएगा, जो 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था किसके कारण में हुआ था दोस्तों? कैनिंग के। तो यहाँ देखिए 1857 के करीब है, तो यहाँ भी कौन सा हो जाएगा? कैनिंग हो जाएगा। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था दोस्तों? 1856 में, और इसके कौन हो जाएंगे? कैनिंग हो जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में ही चीज़ लिखा है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन में कह रहा है 1891 में BM मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब समिति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था, ठीक है। तो कितने वर्ष तक दोस्तों? 12 वर्ष। 12 वर्ष से कम बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 1795 और 1804 की बंगाल विनिमय अधिनियमों ने घोषित किया था, ठीक है। तो क्या घोषित किया था आपको बताना है। तो 44 का दोस्तों कौन सा हो जाएगा? एक कन्या हत्या को अवैध, ठीक है, कन्या हत्या को अवैध। ये कब हुआ था? 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियम कब ये जो कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया था, ये दोनों, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1795 और 1804 ईस्वी के बंगाल विनिमय अधिनियमों द्वारा कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था, ठीक है। तो हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो दोस्तों किसके दिया था? ये प्राथमिक शिक्षा पर। किस पे अधिक बल दिया था? प्राथमिक शिक्षा पर। ये काफ़ी हंटर आयोग वाला काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लीजिए। 1882 ईस्वी में सरकार ने W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य 1854 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों एवं उसकी प्रगति की समीक्षा करना था। हंटर आयोग का कार्य केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? पूछा कि भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दोस्तों किसको दिया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो किसको दिया जाता है? ब्रिटिश शासक को। किसको दिया जाता है दोस्तों? ब्रिटिश शासक को यातायात व्यवस्था का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। 46 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखिए भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय ब्रिटिश शासक को दिया जाता है। 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन की
की रूपरेखा बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को किया। अगला देखिए, काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे कि महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी। बताना है कि जो महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी। तो दोस्तों कहाँ पे की गई थी, ये उत्तर प्रदेश में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में लागू थी, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। महलवाड़ी व्यवस्था, महाल का तात्पर्य जागीर या गांव होता था। इस पद्धति में प्रत्येक महाल गांव के साथ स्थापित की गई, कृषक के साथ नहीं। ग्राम या महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई थी। हार्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, महलवाड़ी में के जन्मदाता कौन है, हार्ट मैकेंजी। देखिए महलवाड़ी, मैं से महलवाड़ी, मैं से मैकेंजी, ऐसे याद कर सकते हैं। मैं से मैकेंजी, मैं से महलवाड़ी। उसके बाद इसके आगे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये जो है 48। ठीक है, 48 है कि एक किसान मजदूर एवं वामपंथी आंदोलन। इसमें पहला क्वेश्चन है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो भूदान ग्रामदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें इतने ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो विनोबा भावे द्वारा। सन याद करना चाहते तो 1991 में किया गया था, इतना याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, आपको बताना है। तो दोस्तों किसने किया था, ये इनका नाम था, देखिए बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका क्या नाम है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, जो सरदार की उपाधि दी गई थी इसी में दी गई थी। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह एक किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में सरदार पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया था। किसका विरोध किया था, लगान वृद्धि का विरोध किया था। आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सरदार की उपाधि किसने दी थी दोस्तों, वहाँ की महिलाओं। ठीक है, जो बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने, ठीक है, इनको सरदार की उपाधि दी थी। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था, तो अवध के कृषक नेता का जो नेता था उनका नाम था बाबा रामचंद्र। कौन था, बाबा रामचंद्र था। 50 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से पहले थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। अवध के कृषक आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र थे। ये मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल की। ये सन्यासी वेश में रहकर सभाएं आयोजित करने लगे। रामचरितमानस के पाठ द्वारा किसानों को जागृत एवं संगठित किया। इन्हीं के प्रयास से अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक समांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है दोस्तों, विनोबा भावे जी को माना जाता है। ये क्वेश्चन ऊपर आप देख चुके हैं दोस्तों। अब देखिए हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह से आगे। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।